हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर। और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटी, क्रिएट इट। यानी कि किसी भी मौके का इंतजार मत करो, मौके खुद बनाओ। और अगर आप मौके बना भी नहीं पा रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं मौकों का, तो जितना टाइम इंतजार करने में लगा रहे हो, केवल इंतजार करने में टाइम मत वेस्ट करो, उस टाइम को यूटिलाइज करो। अपनी जो भी स्किल्स हैं, जो भी उस मौके के लिए अगर स्किल्स कोई रिक्वायर्ड है, कोई ऐसी डिग्री रिक्वायर्ड है, उसको अच्छे से कंप्लीट करो, उन स्किल्स को पॉलिश करो, ताकि जब आपके हाथ में वो एक अपॉर्चुनिटी लगे तब आप उसको एकदम, बोलते हैं ना, स्ट्राइक ऑन द हेड, वो आप कर पाए कि एकदम आपने तीर एकदम सही निशाने पे लगाया है और आपका कोई वो मौका आपके हाथ से जा ना पाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससी सीजीएल 2024। A bright light fell on the extent of world's dependence on information technologies when, on July 19, बोल रहे हैं एक ब्राइट लाइट मतलब तेज रोशनी, किस चीज के ऊपर, स्पष्ट क्लियर क्लैरिटी मिल गई। ब्राइट लाइट होगी तो कोई चीज आपको साफ दिखेगी, तो यहाँ पे ब्राइट लाइट मतलब कि एकदम क्लैरिटी मिल गई किस चीज के ऊपर, कि किस हद तक दुनिया जो है डिपेंडेंट है किसके ऊपर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज के ऊपर। जब 19 जुलाई को सुपरमार्केट्स, बैंक्स, hospitals, airports, and many other services in between suffered a simultaneous blackout after a common software solution they used glitched। क्योंकि इन सभी जगहों पे क्या हुआ, एक साथ ही ब्लैकआउट हो गया, ब्लू स्क्रीन आ गई थी कंप्यूटर्स के ऊपर, लैपटॉप्स के ऊपर, क्योंकि ये सभी जो हैं माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। उसके अंदर में साथ में एक सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर आता है, वो इन सभी कंपनीज द्वारा इस्तेमाल किया जाता है सभी जगहों पे। और उसमें ग्लिच आ गया था, ग्लिच यानी कि कुछ गड़बड़ी आ गई थी। ठीक है, बिटवीन देन एंड द टाइम एट विच द सोल्यूशन डेवलपर्स रोल्ड आउट अ फिक्स, बोल रहे हैं तब से लेके जब तक कि इस सोल्यूशन डेवलपर, जो ये डेवलपर्स हैं, उन्होंने एक सोल्यूशन इसका लागू किया। News of the problem and the resulting downtime spread around the world through the same network that have been erected to facilitate communication between these systems। तो बोल रहे हैं पूरे दुनिया भर में खबरें फैल गई किस बारे में, कि किस तरह से परेशानी, निष्क्रियता हो चुकी है उसी नेटवर्क की जिसका उद्देश्य कम्युनिकेशन को सुगम बनाना था। उसी नेटवर्क के जरिए से इतनी असुविधा पैदा हो गई। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स आर इनएविटेबल एंड डिजायरेबल। जाहिर सी बात है, टेक्नोलॉजी में विस्तार जरूरी है और उसको आप टाल नहीं सकते। कोई व्यक्ति अगर बोले कि नहीं जी, मैं तो, मेरे माँ बाप के जमाने में फोन नहीं था, मैं उस दौर में जीऊंगा, वैसी जिंदगी जीऊंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, जो बड़े बड़े धार्मिक गुरु हैं, जो कहते हैं कि भाई इच्छा नहीं रखनी चाहिए, उनके आप प्रवचन भी कहाँ सुन रहे हैं? आप अपने घर पे बैठ के अगर उनके प्रवचन सुन रहे हैं तो कहाँ सुन रहे हैं? फोन के जरिए, राइट, टेक्नोलॉजी के जरिए। बट द कॉन्करेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन जो इससे जुड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टू सेट अप फेल सेफ्स एंड इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स। अब फेल सेफ्स क्या होता है? सुरक्षित उपाय। तो बोल रहे हैं कि कॉन्करेंट जिसकी थोड़ी जिम्मेदारी है कि सुरक्षित उपाय निकाले जाए, और इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल्स मतलब सेट नियम, गाइडलाइंस तैयार की जाए। इस ऑफन लेस ग्लैमरस, इसको ज्यादा प्रचलित नहीं किया जाता, ज्यादा इसको प्रेरित नहीं किया जाता। These gaps are exacerbated in societies where the adoption of new technologies is concentrated in sectors competing in the global market। बोल रहे हैं कि ये परेशानियां, ये जो गैप्स हैं, ये ज्यादा सुगम हो जा ज्यादा और ज्यादा बढ़ जाते हैं कहाँ पे? उन समाजों में जहाँ पे अडॉप्शन, नई टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड मात्रा में किया जाता है उन सेक्टर्स में जो कि ग्लोबल मार्केट के साथ में कंपटीशन में है। एंड इन पीसमिल फैशन, पीसमिल मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में, फैशन में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि सर्विसेज प्रोवाइडेड इन लोकल मार्केट, जैसे कि लोकल मार्केट में जो सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उस संबंध में। Thus, for example, the glitch may have caused an airline operator to suffer greater monetary losses, but it would have been more debilitating for cardiac facilities। बोल रहे हैं तो इसलिए उदाहरण के तौर पे ये जो परेशानी आई, इससे जाहिर बात है कि एयरलाइन ऑपरेटर को तो परेशानी हुई, लेकिन ज्यादा नुकसान उस कार्डियक फैसिलिटी, कार्डियक मतलब हृदय संबंधी
फैसिलिटी में होगा जो कि किसी एक टर्शरी केयर सेंटर, कोई टर्शरी केयर सेंटर है, एक होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ठीक है। तो तीसरे चरण का केयर सेंटर है, मतलब इंटेंसिव केयर सेंटर है, वहां पे कार्डियक फैसिलिटी में अगर इसकी वजह से असुविधा हो गई, या फिर सपोज करो कि एकदम से पावर में ज्यादा डिमांड बढ़ गई, पावर सप्लाई की डिमांड बढ़ गई, लेकिन अब आपका नेटवर्क नहीं चल रहा, आप पावर प्लांट के साथ में कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे, ठीक है। यहाँ से कमांड, आप हर चीज अब कंप्यूटराइज्ड है, आप कमांड देते हैं और आपके प्लांट्स उसको अकॉर्डिंग चलते हैं स्काडा पीएलसी के जरिए, ठीक है। अब आपका कंप्यूटर ही नहीं चल रहा तो आप कमांड किसको देंगे और क्या चलाएंगे, राइट। और कंप्यूटर ट्राइंग टू एक्सेस अ थर्मल पावर फैसिलिटी ड्यूरिंग पीक डिमांड, वही एग्जांपल है। Such glitches are more common than people realize thanks to otherwise trivial process और business level failures। बोल रहे हैं ऐसे glitches जो हैं बहुत सामान्य हैं, बहुत कॉमन है, यानी कि अधिकतम मात्रा में होते हैं, जितना कि लोगों को पता भी नहीं होता उससे भी ज्यादा मात्रा में इस तरीके के ग्लिचेस होते हैं। पर शुक्र है किस चीज का, जो ट्रिवियल, ट्रिवियल मतलब छोटी छोटी तुच्छ माइनर सी प्रोसेस और बिजनेस लेवल फेलियर्स, क्योंकि ये जो फेलियर्स होते हैं या तो बहुत छोटे होते हैं या बिजनेस लेवल के होते हैं, जिससे आम जनमानस को इतना फर्क नहीं पड़ता, पर इस बार आम जनता भी इससे प्रभावित हुई। The focus must instead be on the network interconnections that allow these technologies to be useful and the implementation of life-saving redundancies। हो रहा है, इसलिए फोकस किसके ऊपर होना चाहिए, इसके बजाय फोकस किसके ऊपर होना चाहिए, नेटवर्क इंटरकनेक्शन कनेक्शंस के ऊपर, यानी कि किस तरीके से आपके नेटवर्क्स कनेक्टेड हैं और कितने सुगम तरीके से चल रहे हैं उसके ऊपर, जो कि क्या करता है, इन टेक्नोलॉजीज को यूजफुल होने में मदद करता है और इम्प्लीमेंटेशन हो, जो भी हो लाइफ सेविंग चीजों का, उनके विकल्पों को उत्पन्न करता है। Unfortunately, unlike most other technological enterprises, information technologies are yet to develop a mature self awareness। बोल रहे हैं जितना ज्यादा और दूसरे टेक्नोलॉजिकल एंटरप्राइजेस हैं, व्यवस्थाएं हैं, उसके विपरीत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है अभी मेच्योर नहीं हुई है, सेल्फ अवेयरनेस उसको ज्यादा है नहीं, अपने बारे में उसको पता नहीं है कि हम ये भी नुकसान कर सकते हैं। ऑफ देयर पैन सोशल कैरेक्टर, पैन सोशल मतलब सामाजिक, अपने सामाजिक कैरेक्टर के, हमारा समाज के ऊपर क्या असर पड़ेगा उतना इसको इतनी जानकारी है नहीं। एंड द इम्पेटस टू एडजस्ट फॉर दिस रूडिमेंट लाइज विद द स्टेट, और जो इसका मोटिवेशन है कि भाई ये मूलभूत आधारभूत जो एक नॉलेज है कि भाई ये सामाजिक कैरेक्टर है, टेक्नोलॉजी जो है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है सामाजिक कैरेक्टर और समाज को प्रभावित करता है, ये क्या है, रूडिमेंट है, आधारभूत है, और इसका मुख्य आधार क्या है, स्टेट के पास लाया करता है, यानी कि सरकारों के पास में है कि भाई वो कैसे इसके बारे में अवेयरनेस फैलाते हैं, कितना इस चीज को आम जनता के साथ में जोड़ते हैं। This requires a digital India push that is cognizant of software। अब ये हमें पता है, मोदी जी की इस चीज के लिए प्रशंसा होती है कि इसके लिए क्या करना पड़ेगा, डिजिटल इंडिया को और ज्यादा प्रोत्साहन देना पड़ेगा, जो कि परिचित हो, कॉग्निसेंट मतलब परिचित हो, ऑफ सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस, कि सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस की जानकारी हो, रिलेशनशिप विद डिजिटल प्राइवेसी एंड डेटा सोवरेनिटी, और ये भी जानकारी हो कि सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस का क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है हमारे डेटा की प्राइवेसी की के साथ में और डेटा की सोवरेनिटी यानी कि संप्रभुता के साथ में। लेयर्ड ओवर the challenges that income inequality and political marginalization impose on communities navigating more socially interconnected settings। बोल रहे हैं जो कि लेयर तह दर तह जा रहा है, तह दर चैलेंज बना हुआ है, जो कि इनकम इनइक्वालिटी और पॉलिटिकल मार्जिनलाइजेशन मतलब क्या हुआ कि एक एक्सक्लूडेड तबका, पॉलिटिकली एक्सक्लूडेड तबका जो है उनके ऊपर इम्पोज किया जाता है, वो कम्युनिटीज के ऊपर इम्पोज करते हैं, ताकि नेविगेटिंग मोर, ताकि और ज्यादा सामाजिक इंटरकनेक्टेड एक दूसरे से जुड़ी हुई सेटिंग्स को नेविगेट किया जा सके, जांचा जा सके, संचालित किया जा सके। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक डिस्ट्रस्ट इन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, जैसे कि अभी हाल फिलहाल में इलेक्शन हुए थे, तो अधिकतम पार्टीज ने, ऑपोजिशन में जो भी थी, उन्होंने अपना अविश्वास जताया था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के ऊपर, स्टोक्ड बाय एन इनकम्प्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी। और ये क्यों हुआ, क्योंकि
ये क्यों भड़की ये चीज, ये जो चिंगारी है ये क्यों जली? क्योंकि लोगों को सॉफ्टवेयर सिक्योरिटी के बारे में जानकारी नहीं है, पॉलिटिकल क्लास को भी जानकारी नहीं है। जुडिशरी, द सिविल सोसाइटी could have been among the political class. The judiciary, the civil society could have been restored with open source software and modes of integrity testing that violate neither physical nor digital property rights. बोल रहे हैं इसमें क्या करना चाहिए था, जुडिशरी को, सिविल सोसाइटी को, इन सबको जानकारी नहीं थी, अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, तो ये इसको हम वापस से बरकरार रख सकते थे, बहाल कर सकते थे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके या फिर उन मोड्स का इस्तेमाल करके जिससे कि इस तरीके की टेस्टिंग की जा सके इंटीग्रिटी की, यानी कि इसकी अखंडता की, इसकी संप्रभुता की, एकता की, इसकी टेस्टिंग की जा सके जो कि ना फिजिकल हो ना ही डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर आए। द जुलाई 19 outrage offers a similar opportunity. अब जो जुलाई 19 की घटना हुई है वो भी इसी तरीके की एक अपॉर्चुनिटी, एक ऑप्शन हमारे को देता है टू रिजेक्ट the software that public sector institution need to provide their essential services. बोल रहे हैं क्या किया जाए, रिजेक्ट किया जाए, यानी कि रीअरेंज किया जाए, रीऑर्गेनाइज किया जाए, दोबारा सोच विचार किया जाए उन सॉफ्टवेयर्स के बारे में जो कि पब्लिक सेक्टर संस्थानों में इस्तेमाल किए जाते हैं अपनी जरूरी सर्विसेज को प्रोवाइड करने के लिए, एंड टू इनकॉर्पोरेट रिडंडेंसीज, और इनकॉर्पोरेट मतलब किस चीज को शामिल करना, इस्तेमाल करना, रिडंडेंसीज मतलब अपॉर्चुनिटीज, तो अपॉर्चुनिटीज को, संभावनाओं को, विकल्पों को इनकॉर्पोरेट किया जाए, इंक्लूडिंग मूविंग अवे फ्रॉम सिंगल वेंडर पॉलिसी, और खास तौर पे जिसमें ये भी शामिल हो कि एक वेंडर पॉलिसी जो हम अपनाते हैं उससे हमें दूर हटना चाहिए। दैट प्रिजर्व द लिंक्स बिटवीन दीज इंस्टीट्यूशंस एंड पीपल एंगेज्ड इन इनफॉर्मल इकोनॉमीज, जो कि इन इंस्टीट्यूशंस और लोगों के बीच में जो लिंक है उसको प्रिजर्व करके रखता है, बचा के रखता है इनफॉर्मल इकोनॉमीज में, इन द इवेंट ऑफ अ नेटवर्क लेवल आउटरीच, अगर कोई इस तरीके की नेटवर्क के लेवल की समस्या उत्पन्न होती है तो। द स्टेट वॉज प्रीवियसली ड्यूटी बाउंड टू डेवलप डेमोक्रेटिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो सरकार पहले क्या थी, ड्यूटी बाउंड थी, उसकी कर्तव्य था कि भाई वो एक डेमोक्रेटिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, ठीक है, जनता के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे। नाउ cognizant of more powerful interlinks among social, economic and cultural realities, लेकिन अब ये अवेयर है, अब ये जागरूक है, जानकार है, और ज्यादा मजबूत इंटरलिंक्स का, कनेक्शन का, इंटरकनेक्शन का, किस किस के बीच में, समाज के बीच में, इकोनॉमिक के बीच में, और कल्चरल, हमारे जो कल्चर्स की अस्तित्वता है, उसका अस्तित्व है उसके बीच में। इट इज ऑल्सो ड्यूटी बाउंड टू इंश्योर दैट दिस इंफ्रास्ट्रक्चर इज शॉक प्रूफ, तो अब ये भी सरकार की ही जिम्मेदारी है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये शॉक प्रूफ रहे, यानी कि इसमें कोई बाधाएं ना आए। तो ये था पैसेज। बेसिकली हुआ क्या है कि 19 जुलाई को आपको पता है माइक्रोसॉफ्ट में ग्लिच आया था, उस ग्लिच की वजह से समस्या उत्पन्न हुई थी। तो राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि जो मोटे तौर पे राइटर ने पहले तो बताया, इंट्रोडक्शन दिया उस चीज का कि क्या हुआ, कैसे हुआ, सॉफ्टवेयर सोल्यूशन जो प्रोवाइड करते हैं उनकी तरफ से अब हम इतना टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर रहे हैं कि उससे बच पाना तो मुश्किल है, ठीक है, हम उसको त्याग नहीं सकते, लेकिन हम कुछ परहेज कर सकते हैं, कुछ चीजों की हम लोग अवेयरनेस रख सकते हैं। पहली बात तो आईटी सेक्टर ही इतना न्यू है और इतना नाइव है कि भाई उसको बिल्कुल पता नहीं है कि वो क्या चीज, क्या उसके हाथ में कंट्रोल है, ठीक है, और जनता को पता नहीं है कि आईटी सेक्टर हमसे कितना जुड़ा हुआ है। हम बात तो करते हैं कि हाँ फलाने का बच्चा आईटी कंपनी में लगा हुआ है, लेकिन उसका काम क्या है, वो क्या काम करती है, जनता को पता है, नहीं पता। हम लोगों को नहीं पता कि वहां पे अगर कुछ गड़बड़ी हुई तो हमारे को किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा। ये हमने अब देखा जाके कि अगर वहां पे गड़बड़ी हुई तो आम इंसान को कैसे प्रभाव पड़ सकता है। स्टूडेंट्स की पढ़ाई मुश्किल हो गई, हॉस्पिटल, कॉलेजेस, सब चीज ठप पड़ गए, बिजनेसेस ठप पड़ गए। फिर राइटर बोल रहे हैं कि ये एक जटिलता इस चीज की भी दिखाता है कि लोगों को एक तो डिजिटल लिटरेसी उनकी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है, उसके अलावा
हम एक वेंडर के ऊपर वन नेशन वन वेंडर वाले, मतलब वन नेशन वन इलेक्शन, इस तरीके की प्रकृति में चल रहे हैं, तो वैसे ही अगर हम वन नेशन और वन वेंडर लेके चलते हैं तो हमारे लिए समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। ठीक है, तो इसके लिए आगाह किया है। What can be inferred about the consequences of technological advancements from the passage? बोल रहे हैं पैसेज में से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के होने वाले कॉन्सिक्वेंसेज यानी कि दुष्परिणामों के बारे में क्या कहा गया। The responsibility to establish fail safes and emergency protocols is less emphasized. जाहिर सी बात है, यही कहा गया कि भाई इसका नुकसान यही है कि हम जो सॉल्यूशंस हैं उसको ढूंढने में, अगर ऐसी समस्या आ जाए तो क्या करना चाहिए, इन चीजों के ऊपर कम जोर देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। Based on the passage, which of the following is a primary concern regarding the adoption of new technologies in local markets? बोल रहे हैं लोकल मार्केट्स में नई टेक्नोलॉजीज के अडॉप्शन के ऊपर, इस्तेमाल के ऊपर क्या चिंताएं, मुख्य चिंताएं खड़ी हुई हैं। लोकल मार्केट्स डू नॉट कम्पीट इन ग्लोबल मार्केट, इनकरेक्ट है। द अडॉप्शन इज ऑफन पीस मिल, छोटे छोटे टुकड़ों में कि अच्छा अभी के लिए इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालो, पूरी बाद में देखेंगे समस्या, इस तरीके से सोल्यूशन निकलता है। अगर मान लो कि एक प्रॉब्लम आ रही है, सभी के पास आ रही है, ठीक है, वो ब्लू स्क्रीन वाली प्रॉब्लम सबके पास आ रही है, आपके पास अभी एक बंदे की कंप्लेन आई, आपने उसका ठीक कर दिया, आपको पता है कि ये हमारे एंड से कुछ गड़बड़ हुई है, लेकिन आप सबके एक साथ ठीक नहीं कर रहे, अगला बंदा जब कंप्लेन करेगा तब आप जाके करेंगे, ये होगा पीस मिल सोल्यूशन। या फिर एक प्रॉब्लम आई, आपको पता है दूसरे के भी आ सकती है, तो आप पहले ही उसके अंदर कुछ प्रोएक्टिवली डेवलपमेंट करके चेंजेस कर दें, लेकिन नहीं कर रहे आप, क्यों? जब आएगी तब देखेंगे, या फिर अभी के लिए हम इतना प्रॉब्लम डील करते हैं, बाकी की बाद में देखेंगे। इस तरीके के हमारा ओपिनियन है, नजरिया है चीजों को डील करने का। हम कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेशन के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, यानी कि पूरा विस्तार से हर चीज को जांच परख के लागू करें, इस चीज के ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। अकॉर्डिंग टू द पैसेज, what is the primary responsibility of the state concerning democratic digital infrastructure? बोल रहे हैं पैसेज के अनुसार स्टेट की, सरकार की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है डेमोक्रेटिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर। उनको ये सुनिश्चित करना प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर अब डेवलप हो रहा है वो शॉक प्रूफ हो, उसमें समस्याएं ना आए। टू प्रोवाइड फ्री डिजिटल सर्विसेज टू ऑल सिटीजन्स, ये उनका समस्या नहीं है, ये उनका दायित्व नहीं है। ठीक है, टू इंश्योर द इंफ्रास्ट्रक्चर इज शॉक प्रूफ, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, जैसा कि राइटर ने कहा भी है अंतिम पैराग्राफ में। Public distrust in electronic voting machines could have been resorted with open source software and modes of integrity testing that violate neither, अब दो चीजें थी, फिजिकली भी वायलेट ना करती हो और डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स को भी वायलेट ना करती हो। ठीक है, अब यहाँ पे पर्सनल डेटा और प्राइवेसी इनकरेक्ट है, नेशनल सिक्योरिटी नॉर पब्लिक ट्रस्ट इनकरेक्ट है, फिजिकल नॉर डिजिटल प्रॉपर्टी राइट्स, ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट, जैसा कि राइटर ने कहा भी है पैसेज में। What is one of the reasons that glitches in digital infrastructure are more common than people realize as mentioned in the passage? क्यों बोला गया था? उनने कहा था ये इसलिए बोला कि ये पहली दफा नहीं है, आमतौर पे होते रहते हैं, लेकिन जनता ने अब रियलाइज करा, क्योंकि ज्यादातर ये फेलियर्स जो होते हैं या तो छोटे स्तर पे होंगे या फिर ये फेलियर्स ऐसे होंगे जो कि एंटरप्राइज लेवल पे होंगे, जिसका कि आम जनता से फर्क नहीं पड़ रहा होगा। ठीक है, लेकिन पर फिर भी ये रिपीटेडली होते हैं, छोटे स्तर पे होते हैं पर फिर भी रिपीटेडली होते हैं, कॉमन है। क्यों है कॉमन? क्योंकि ये ज्यादा सेल्फ अवेयरनेस के मामलों में मेच्योर नहीं है। ठीक है, तो ये बात उन्होंने कही कि इनको ज्यादा जानकारी नहीं है कि अपने आप में हम ये गलती हो सकती है, हम करेक्ट कर ले इसको पहले ही, कोई भी चीज वो बिफोर हैंड करने के बजाय गलती होने के बाद देख रहे होते हैं। ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं है, IT सेक्टर में जो लोग बैठे हुए हैं वो हर चीज की टेस्टिंग करते हैं, बट हो जाती है, बाद में पता चलता है कि हाँ इतनी ज्यादा उनको खुद के बारे में जानकारी नहीं है कि हम किस हद तक प्रभावित कर सकते हैं। लैक ऑफ फंडिंग फॉर टेक्नोलॉजिकल एंटरप्राइजेस इनकरेक्ट है। फेलियर टू डेवलप मेच्योर सेल्फ अवेयरनेस ऑफ देयर पैन सोशल कैरेक्टर, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। द बेनिफिट्स ऑफ एन अनडिफाइल्ड
एनवायरमेंट अनडिफाइल्ड मतलब होता है एकदम प्योर, एकदम शुद्ध, जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं है। तो बोल रहे हैं कि एकदम शुद्ध एनवायरमेंट के जो फायदे हैं वो क्या है, आर डैश, आर डैश। फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के तौर पे, अ हेल्दी ट्री प्योरिफाइज द एयर एंड सप्लाइज ऑक्सीजन फॉर लिविंग बींग्स टू ब्रीथ। बोल रहे हैं जैसे कि उदाहरण के तौर पे एक अगर अच्छा हृष्ट पुष्ट पेड़ होगा तो वो हवा को तो शुद्ध करेगा ही करेगा, साथ ही साथ वो लोगों को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करेगा। इट हार्मोनाइजेस द एलिमेंट्स एंड इंक्रीजेस लाइफ एक्सपेक्टेंसी। वो जितने भी एलिमेंट्स हैं वातावरण में, जो भी तत्व मौजूद हैं, उनको हार्मोनाइज करेगा, यानी कि उनको सिंक में लेकर आएगा। किसी की कमी है तो उसको ज्यादा कर देगा, जो ज्यादा बहुतायत में है उसको कम कर देगा, मतलब बैलेंस आउट करेगा। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि जीने की जो उम्र है उसको बढ़ा देगा। इट्स शेड प्रोवाइड्स अ रिफ्रेशिंग प्लेस टू रेस्ट। अब छाया उसकी अच्छी खासी अच्छी जगह होगी जहां पे आप रेस्ट कर सकते हैं, आराम कर सकते हैं। इट ब्रिंग्स रेन एट द राइट टाइम। और जहां आपको पता होगा पेड़ होने से बारिश भी जल्दी होती है, ज्यादा पेड़ होंगे उतनी अच्छे से बारिश होगी। इट डैश क्रॉप्स एंड लाइफ स्टॉक्स। क्रॉप्स और लाइफ स्टॉक्स यानी कि फसलों को भी मदद करते हैं, बारिश की वजह से फसलें होती हैं, लाइफ स्टॉक को भी मदद करते हैं। एंड बैलेंसेस द टेम्परेचर। अब नहीं हो रही ना बारिश, पेड़ों की इतनी कटाई हो चुकी है, इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के चक्कर में इतनी कटाई हो चुकी है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, नहीं हो रही ना बारिश, परेशान हो रहे ना गर्मी से। सावन का महीना भी स्टार्ट हो गया और अभी तक कोई बारिश का नामो निशान नहीं। ठीक है। It contributes to an dash attractive landscape and continually replenishes dash surroundings. तो ये contribute करता है, सहयोग देता है एक खूबसूरत attractive landscape के लिए, and निरंतर रिप्लेनिश करता है यानी कि पुनर्जीवित करता है डैश सराउंडिंग्स। ब्रिंग्स अबाउट नेचुरल डेवलपमेंट इन द स्फीयर्स ऑफ एजुकेशन, इकोनॉमिक्स एंड सो फॉर्थ। बोल रहे हैं इसकी वजह से नेचुरली हमारे एजुकेशन के जो स्फेयर है, स्फेयर यानी कि एजुकेशन का जो दायरा है, हमारे इकोनॉमिक्स का जो दायरा है, और हमारे इसी तरीके के बाकी जो चीजें हैं उनमें नेचुरली डेवलपमेंट होने लग जाती है। The drawbacks of a polluted environment include a decline in the pure cool qualities of the oceans and lakes। बोल रहे हैं जो अगर environment वातावरण प्रदूषित हो तो उसके ड्रॉबैक्स क्या होते हैं, उसकी खामियां क्या होती हैं, कमियां क्या होती हैं। उसकी कमियां ये होती हैं कि प्योर और कूल ठंडी क्वालिटीज जो होंगी ओशन की या लेक्स की, उसमें कमी आ जाएगी। डिक्लाइन मतलब कमी। सो दैट द क्रिएचर्स डैश इन दोज प्लेसेस आर डिस्टर्ब, जिसकी वजह से जो जीव जंतु उन जगहों पे रहते हैं वो परेशान होंगे। द लॉस ऑफ वेजिटेशन एंड फॉरेस्ट कॉजेस डीजेनरेशन ऑफ अर्थ्स नरिशमेंट। और अगर धरती पे पेड़ पौधे नहीं होंगे, फल फूल नहीं होंगे, वेजिटेबल्स नहीं उगेंगे, तो आपको पता है वो जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांधने का काम करती हैं, मिनरल्स को बांधने का काम करती हैं। तो अगर ये सब चीजें नहीं होंगी तो फिर वो मिट्टी भी बह जाएगी बारिश के साथ में, राइट। तो सेम चीज यहाँ पे राइटर बोल रहे हैं कि अगर वेजिटेशन और फॉरेस्ट अगर कम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो उससे अर्थ की जो नरिशमेंट है वो भी खत्म हो जाएगा। The benefits of an undefiled environment are dash। तो इसके benefits बहुत सारे हैं, are many, क्योंकि are बोला गया है तो बहुत सारे का जिक्र आएगा, साथ में प्लूरल फॉर्म आएगा, are many बहुत सारे हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट। It dash crops and livestock and balances the temperature। It dash क्या करता है, नरिश करता है क्रॉप्स और लाइफ स्टॉक्स को, डैमेज करता है, वैल्यू ऐड करता है, वैल्यू उनकी कीमत लगाता है या फिर उनको परेशान करता है। तो नरिश करता है मतलब पोषण देता है, तो जाहिर सी बात है पोषण देता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। इट कॉन्ट्रीब्यूट्स टू डैश अट्रैक्टिव लैंडस्केप। अब अट्रैक्टिव के साथ में ए आ रहा है, ए की साउंड आ रही है, तो क्या आएगा, एन अट्रैक्टिव लैंडस्केप। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कंटिन्यूअली डैश सराउंडिंग्स, प्रिजर्व, प्रिजर्व मतलब सराउंडिंग्स को बचाती है। प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस मतलब परिसर। रिगार्डलेस मतलब कि किसी चीज की परवाह किए बिना, और रिप्लेनिशेस मतलब उसको पुनर्जीवित करती है। तो लैंडस्केप प्रोवाइड करती है और कंटिन्यूसली पुनर्जीवित करती है सराउंडिंग्स को। ठीक है, सो ऑप्शन डी replenishes is correct. The drawbacks of a polluted environment include a decline in the pure cool qualities of the oceans and lakes, so that the creatures dash in those places are disturbed।
तो इससे क्या होता है, सो दैट दी क्रिएचर्स अनविलिंग, अनविलिंग मतलब अनिच्छुक, एक्सपेलिंग, एक्सपेलिंग मतलब किसी को निष्कासित कर देना, निकाल देना, कंपेलिंग मतलब मजबूर करना, और ड्वेलिंग मतलब वहां पे रहने वाले, निवास करने वाले। तो जो क्रिएचर्स वहां पे रहते हैं उन्हीं की बात कर रहे हैं, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। It is a misconception that more you learn, the more likely you are to succeed. एंटोनिम बताना है मिसकंसेप्शन का। मिसकंसेप्शन मतलब गलत फहमी, भ्रमण, भ्रमित करना। तो ये एक भ्रांति है कि जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ज्यादा ही आपके सफल होने के चांसेस हो जाएंगे। तो एंटोनिम क्या हो जाएगा, भ्रांति की बजाय दूसरी चीज क्या हो जाएगी, हकीकत। ठीक है। इल्यूजन, इल्यूशन मतलब भ्रम। हेल्यूसिनेशन, हेल्यूसिनेशन मतलब जो आपको, ये भी एक किस्म का भ्रम ही होता है। जैसे आप अगर डिहाइड्रेटेड है तो आपको कुछ चीजें दिखने लग जाती हैं। फैलेसी, फैलेसी भी भ्रांति ही है। सर्टेनिटी, सर्टेनिटी मतलब निश्चितता, कोई चीज निश्चित है। तो बोल रहे हैं कि ये बहुत ही फैक्ट है, निश्चित है कि अगर आप ज्यादा सीखेंगे तो आप सफल होंगे ही होंगे। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। कलीग का सिनोनिम बताना है। कलीग का मतलब होता है जो आपके साथ काम कर रहा हो, सहयोगी वो। तो कोवर्कर, कोवर्कर भी साथ काम करने वाला हो गया, सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। कंसल्ट, कंसल्ट मतलब सलाह लेना। डिस्टेंड, डिस्टेंड मतलब सूचना। एग्जेम्प्ट, एग्जेम्प्ट मतलब किसी चीज को मुक्त कर देना। तो यहाँ पे ऑप्शन ए कोवर्कर इज करेक्ट। All the employees feel that continuing working there is perilous to their careers. बोल रहे हैं सभी एम्प्लॉयज को ये लगता है कि उस जगह पे काम करते रहना उनके करियर के लिए पेरिलस है। पेरिलस का मतलब होता है उनके करियर के लिए खतरनाक है। तो खतरनाक का हमें सिनोनिम बताना है। कन्वीनियंट सुविधाजनक, डेंजरस खतरनाक, हेल्पफुल मददगार, सूटेबल, सूटेबल मतलब उपयुक्त। तो यहाँ पे ऑप्शन बी डेंजरस इज द सिनोनिम फॉर पेरिलस। Nobody from the gathering of odd people could guess the accident occurring blast. देखो उस भीड़ में से, जो अजनबियों की भीड़ लगी हुई थी, उनमें से कोई भी ये गेस नहीं कर पाया जो एक्सीडेंट अकरिंग ब्लास्ट। नहीं बना ना लिंक। यहाँ पे एक एक्सीडेंट हुआ है ब्लास्ट की वजह से, मतलब एक एक्सीडेंटली कोई ब्लास्ट हो गया है, उसकी चर्चा की। ब्लास्ट हुआ है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो भीड़ में से कोई भी समझ नहीं पाया कि ये ब्लास्ट क्यों हुआ है। ठीक है। तो ब्लास्ट एक्सीडेंटली हुआ होगा, जानबूझ के तो किया नहीं होगा, राइट। सो नोबडी फ्रॉम द गैदरिंग ऑफ ऑड पीपल कुड गेस द ब्लास्ट दैट अकर्ड एक्सीडेंटली। ठीक है। यानी कि इस पार्ट में एरर है, द एक्सीडेंट अकरिंग ब्लास्ट में एरर है। द एक्सीडेंट अकरिंग ब्लास्ट ऑप्शन ए इज करेक्ट। द की वॉज हैंगिंग ऑन अ डैश बाय द डोर। बोल रहे हैं कील, जो चाबियां हैं वो दरवाजे के ऊपर किसी चीज से टंगी हुई थी। अब दरवाजे के ऊपर आप क्या करते हैं, कई दफा कील डाल देते हैं, उस कील को बोलते हैं नेल। ठीक है। नेल, अब यहाँ पे नेल ही सारे गिवन है, होमोनिम्स का क्वेश्चन है, लेकिन हमें बताना है हम कौन से नेल की बात करें। पहला नेल है टू कैच समवन, किसी को पकड़ लेना, स्पेशली व्हेन दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, उनको कुछ गलत करते हुए पकड़ लेना। तो ये वाला नेल तो है नहीं यहाँ पे, क्योंकि आप किसी को गलत करते हुए पकड़ने के ऊपर तो कील के कपड़े नहीं टांगोगे, राइट। अ स्मॉल मेटल स्पाइक, ये है नेल, एक छोटी सी मेटल की तीखी सी चीज, जो कि ड्रिवन इनटू वुड, जो कि लकड़ी के अंदर डाली जाती है, टू जॉइन थिंग्स टुगेदर और टू सर्व एज हुक, जिससे कि दो चीजों को जोड़ा जा सके या फिर उसको एक हुक की तरह इस्तेमाल किया जा सके। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। सबसे पहले है ऑब्जुरेट। ऑब्जुरेट का मतलब होता है किसी भी व्यक्ति का अपने विचार को बदलने से इनकार करना, जिद्दी ढंग से इनकार करना, उसको बोलते हैं ऑब्जुरेट। इसके स्पेलिंग बिल्कुल करेक्ट है। क्रिप्टिक, क्रिप्टिक मतलब बड़ा ही मिस्टीरियस सा कोई चीज, बड़ी ही अजीब सी कोई चीज जो आपके समझ से परे है। सरोगेसी, अब सरोगेसी होता है, सरोगेसी नहीं होता। सरोगेसी मतलब जब आप किसी भ्रूण को किराए पे या किसी भ्रूण को किसी दूसरे वोम को लेते हैं, भ्रूण नहीं वोम को लेते हैं, जिसके अंदर बच्चा रखा जा सके, बच्चे को डिलीवर किया जा सके जिसके जरिए से। ठीक है। उसको बोलते हैं सरोगेसी। उसके स्पेलिंग होते हैं SURROGACY। ठीक है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ड्रास्टिक, ड्रास्टिक का मतलब होता है बहुत ही सडन या बहुत ही नोटिसेबल प्रभाव। ठीक है। ड्रास्टिक इफेक्ट देखा, उसमें बहुत ही ड्रास्टिक चेंज देखने मिला, यानी कि बहुत ही ज्यादा परिवर्तन देखने मिला या बहुत ही तेज परिवर्तन देखने मिला। ठीक है। सो ऑप्शन सी सरोगेसी इज करेक्ट।
एंड द इम्पैक्ट ऑफ देयर, और उनका प्रभाव। द ऑथर्स जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, राइटर की जो जर्नी है किस चीज की, खुद को जानने की। द मेमोर एक्सप्लोर्स, मेमोर क्या होता है, कुछ यादों का गुलदस्ता टाइप, ठीक है, जिसमें अपने हो सकता है कई लोग मेमोर अपने फोटोग्राफ से बनाते हैं, कई लोग रिटर्न में बनाते हैं, ठीक है, कई लोग ऑडियो कैसेट्स का मेमोर बनाते हैं, वीडियोग्राफी का बनाते हैं। तो मेमोर मतलब कुछ यादें। तो वो एक राइटर के मेमोर था, रिटर्न में कुछ होगा, उसमें ऑथर ने अपनी सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी लिखी है, अपब्रिंगिंग ऑन देयर आइडेंटिटी, और उनका जो प्रभाव उनकी अपब्रिंगिंग के ऊपर, उनकी पहचान के ऊपर पड़ा है, उसके बारे में लिखा है। यानी कि हम चर्चा करें, सब्जेक्ट क्या है, द मेमोर हमारा सब्जेक्ट है, जिसके बारे में बताया गया कि इसमें क्या है, इसमें ऑथर की लाइफ की जर्नी, सेल्फ डिस्कवरी के बारे में लिखा गया है, जो और उसका क्या प्रभाव रहा उनकी अपब्रिंगिंग के ऊपर और उनकी आइडेंटिटी के ऊपर, इस बारे में लिखा गया है। तो अरेंजमेंट हमारा फर्स्ट बन रहा है आर से, ए में आ रहा है, बी में आ रहा है, सी और डी एलिमिनेट हो जाते हैं, आर क्यू पी एस, आर क्यू एस पी, तो हमारे पास है आर क्यू पी एस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। I have read that a leaning tower of Pisa is a popular tourist attraction in the world. देखो, लीनिंग टावर ऑफ पीसा जो है, पीसा बता दिया, पीसा एक जगह का नाम है, वहां का लीनिंग टावर यानी कि वो इकलौता ही है वहां पे, उसी के बारे में दुनिया भर में अगर प्रसिद्ध है तो वो इकलौती आइडेंटिटी है, इकलौती चीज है जिसके बारे में दुनिया भर में जाना जाता है। तो ताजमहल को ताजमहल नहीं, द ताजमहल बोला जाता है, क्यों, क्योंकि वो एक ही है, इंडिविजुअल है और फेमस है, ठीक है। वैसे ही लीनिंग टावर ऑफ पीसा अ लीनिंग टावर ऑफ पीसा नहीं होगा, द लीनिंग टावर ऑफ पीसा होगा। क्या होगा, द लीनिंग टावर ऑफ पीसा। आई हैव रेड दैट अ लीनिंग टावर ऑफ पीसा के बजाय द लीनिंग टावर ऑफ पीसा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। डेविल्स एडवोकेट, डेविल्स एडवोकेट उस व्यक्ति के लिए कहा गया हो जाता है जो कि केवल बहस करने के उद्देश्य से, बस विवाद खड़ा करने के उद्देश्य से, ओपोजिशन करने के उद्देश्य से बहस कर रहा हो, कि भाई आप और मैं बात कर रहे हैं, थर्ड पर्सन आ गया, उसको मैं पसंद नहीं हूँ, अगर मैं कोई सही बात भी बोल रही हूँ तो भी केवल वो मेरे को मेरा विरोध करने के लिए उस बात का विरोध कर रहा है, ठीक है। वन हु टेक्स एन अपोजिंग पोजिशन फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट, केवल बहस करने के उद्देश्य से वो दूसरे पद की तरफ, दूसरे पक्ष की तरफ चला जाता है। सो हो गया ऑप्शन ए। जैसा कि आजकल की पॉलिटिक्स में देखा जाता है कि अगर कोई सरकार में व्यक्ति है जो अच्छा काम भी कर रहा है, उसकी भी सराहना नहीं करेंगे क्योंकि हम अपोजिशन में बैठे हैं। द डॉक्टर assured the patient that the tumor was benign and could be easily removed। अब benign का एंटोनिम बताना है, तो benign का मतलब क्या होता है, सजीव है, यानी कि ज्यादा हार्मफुल नहीं है, ज्यादा प्रभावशाली नहीं है, ज्यादा डरने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो उल्टा क्या हो जाएगा, डरने वाली बात है, गंभीर है, समस्या है, तो फेवरेबल यानी कि आपके पक्ष में है। मेलिग्नेंट यानी कि आपके विपरीत है, दुष्ट है, ठीक है। स्टेरिल, स्टेरिल मतलब बांझ है। काइंड मतलब दयालु है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी मेलिग्नेंट इज करेक्ट। द डायरेक्टर हायर्ड द न्यू एम्प्लॉय आफ्टर द इंटरव्यू। तो क्या सब्जेक्ट क्या है, डायरेक्टर है सब्जेक्ट हमारा। क्या किया गया है, किसी की हायरिंग की गई है और कर दी गई है, हायर्ड, कंप्लीट हो चुका है टास्क, यानी कि पास्ट की घटना है। द न्यू एम्प्लॉय, किसको हायर किया गया, नए एम्प्लॉय को, ये क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये हो गया वर्ब, ठीक है। और किसके बाद किया गया, आफ्टर द इंटरव्यू, प्रपोजिशन और आगे प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो अब बात करते हैं क्या आ जाएगा, द न्यू एम्प्लॉय हमारा फर्स्ट में आ जाएगा। द न्यू एम्प्लॉय वॉज हायर्ड, पास्ट की घटना है ना, टास्क कंप्लीट हो चुका है, वॉज हायर्ड बाय द डायरेक्टर आफ्टर द इंटरव्यू। द न्यू एम्प्लॉय विल बी हायर्ड मतलब फ्यूचर में हायर किया जाएगा, तो फ्यूचर में थोड़ी हायर किया जा चुका है। वॉज हायर्ड बाय द डायरेक्टर आफ्टर द इंटरव्यू, ऑप्शन बी इज करेक्ट। दैट द ओनली ट्रू इंडिविजुअल, ये है कि जो इकलौता सत्य व्यक्ति है, इज द होली मैन, वो एक धार्मिक व्यक्ति है, होली मैन है। इट हैज फ्रीक्वेंटली बीन क्लेम्ड, अक्सर ये तर्क दिया जाता है, अक्सर ये दाव किया जाता है कि विच द ट्रेडिशनल सोसाइटी ऑफ इंडिया टॉलरेट्स, जो हमारी हिंदुस्तान की जो ट्रेडिशनल सोसाइटी है वो टॉलरेट करेगी, उसकी बात को समझेगी, सुनेगी, उसको बर्दाश्त करेगी। तो बोल रहे हैं कि अक्सर ये तर्क दिया जाता है,
ठीक है, क्या तर्क दिया जाता है कि इकलौता सत्य व्यक्ति जो कि हमारे समाज द्वारा टॉलरेट किया जाएगा, बर्दाश्त किया जाएगा, वो एक धार्मिक व्यक्ति ही होगा। ठीक है, सो अरेंजमेंट बन रहा है CADB, CACD, ऑप्शन बी इज करेक्ट। drunkenness, riot and brawling were the order there every night। हो रहे हैं शराब पी के धुत हो जाना, राइट मतलब दंगे फसाद, और ब्रॉलिंग मतलब लड़ाई झगड़ा, ये वहां का ऑर्डर था हर रात का, यानी कि वहां पे हर रात को यही क्रम चलता रहता था। तो यहाँ पे इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड हमें बताना है। ड्रंकननेस के स्पेलिंग इनकरेक्ट है। देखो ड्रंकननेस, आपको 2 N सुनाई दे रहे होंगे, ड्रंकन और NESS। ठीक है, तो ये होता है ड्रंकननेस के स्पेलिंग। ऑप्शन बी में एरर है, ड्रंकननेस के स्पेलिंग इनकरेक्ट है। Can you please make sure that all the guests are gathered on the stage before the performance begins? क्या तुम ये सुनिश्चित कर सकते हो कि सभी गेस्ट जो है वो स्टेज पर पहुंच जाएं इससे पहले कि परफॉर्मेंस स्टार्ट हो? क्योंकि ऑल द गेस्ट बोला जा रहा है, तो ऑल द के बजाय क्या आ जाएगा, गेस्ट्स आर गैदर्ड। एस भी तो आएगा, प्लूरल है ना, तो क्या तुम सुनिश्चित कर सकते हो गेस्ट्स आर गैदर्ड इन नहीं होगा, गेस्ट्स आर गैदर्ड ऑन। ऑप्शन सी इज करेक्ट। स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स मतलब किसी चीज को एक्सीडेंटली डिस्क्लोज कर देना, यानी कि कोई चीज एक्सीडेंटली प्रकट कर देना। आपके किसी फ्रेंड ने आपके लिए सरप्राइज पार्टी प्लान करी है, दूसरे फ्रेंड ने गलती से आपके सामने ही उगल दिया कि अरे तेरी सरप्राइज पार्टी के लिए हमने ये सोचा है, दैट मीन्स उसने एक्सीडेंटली सीक्रेट रिवील कर दिया। सो ओपन द फ्लो ऑफ स्टॉप वाटर, इनकरेक्ट। लिबरेट द कंट्रोल्ड इमोशंस, इनकरेक्ट। डिस्ट्रीब्यूट फूड ग्रेन्स फ्रीली, disclose the secret accidentally, option D is correct। that's all। आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।